Greetings everyone. Welcome to Clad Possible. We bring you insights into Israel-Palestine conflict. Are we close to Third Intifada? What is Third Intifada? And what is ongoing in Israel-Palestine? This is a still image from 2018 Gaza killings by Israeli forces. But after all, why the fight in Gaza particularly? On 3rd of July 2023, Israel has launched most intense military operation in West Bank. 8 Palestinians were reported dead. What is West Bank? It's an occupied region. It is an illegal occupation as per what Palestinians thinks. Look into the map. The dark brown area is West Bank. It's a very smaller region in comparison to what Israel holds. Look at the orange strip, Gaza. It is close to Egypt. Look at the neighboring countries, Lebanon, Syria, Jordan, Egypt. Israel is a country surrounded by Arabian ethnicity. There are two conflicting regions. One is Gaza Strip, the other is West Bank. So the conflict date back to the Ottoman Empire. Ottoman Empire के दौरान यहाँ पे Jewish community, Islamic community और Christian community एक साथ रहती थी और माना जाता है कि काफ़ी पीसफुली रहती थी. 1900s में Jewish community ने यूरोप में एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड स्टार्ट की. 1897 में थियोडर हर्जल नाम के एक व्यक्ति ने इस मूवमेंट की नींव रखी. स्विट्ज़रलैंड में कॉन्फ्रेंस होती है बट उसको काफ़ी सपोर्ट नहीं मिलता है बिकॉज 8% पॉपुलेशन उस समय ज्यूइश थी और एट द वेरी सेम टाइम अरब नेशनलिज्म भी ग्रोथ पे था और उनको भी एक सेपरेट होमलैंड चाहिए था जिसको वो पैलेस्टीन बुलाना चाहते थे. 1914 में ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट होता है. ब्रिटेन के पास एक प्रपोजल था. ब्रिटेन अरब्स के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि अरब ने ब्रिटेन का ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट साथ दिया तो वो अरब की इंडिपेंडेंस और पैलेस्टीन का रिकग्निशन दोनों ही ग्रांट कर देंगे. और साथ में 1917 में ब्रिटेन फॉरेन सेक्रेटरी ने वॉल्टर रॉथसाइल्ड को एक लेटर लिखा. वॉल्टर रॉथसाइल्ड जूइश रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश कम्युनिटी में, काफ़ी जाने माने थे और उनको एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि पैलेस्टीन में इज़राइल के लिए एक होमलैंड होगा जिसको हम आज बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं. बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में साइन किया गया था. ऑटोमन एम्पायर फाइनली 1922 में कोलैप्स कर गया. उस समय लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था जिन्होंने फिर इस पर्टिकुलर रीजन को ब्रिटेन के हवाले कर दिया 1920 के अराउंड. अब ब्रिटेन के पास एक डुअल मैंडेट था. ब्रिटेन एक ऐसी जगह हैंडल कर रहा था जहाँ पे उसने पैलेस्टीन को भी प्रॉमिस किया है, यानी अरब कंट्रीज़ को भी प्रॉमिस किया था, और दूसरी तरफ उसने इसराइल को भी प्रॉमिस किया है बाल्फोर डिक्लेरेशन में. तो ब्रिटेन ने जल्दबाजी में आर्बिट्ररी बॉर्डर्स बनाना स्टार्ट किया और जॉर्डन रिवर के ईस्टर्न पार्ट को उन्होंने पैलेस्टीनियन कम्युनिटी को रेफर कर दिया. और अब इस पर्टिकुलर रीजन में, इसराइल के रीजन में जूइश कम्युनिटी जो थी उसने मास इमिग्रेशन कराना स्टार्ट किया. बहुत सारे जूइश कम्युनिटी के लोग इसराइल वापस आने लगे और ज़मीन खरीदने लगे और पैलेस्टीनियंस को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा. इस इमिग्रेशन के अगेंस्ट अरब कम्युनिटी ने 1936 से लेकर 1939 में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और बदले में ब्रिटिश ऑपरेशंस में काफ़ी सारे पैलेस्टीनियंस, अराउंड 5000 पैलेस्टीनियंस वर किल्ड. देन ब्रिटिश रॉयल कमीशन केम विद अ प्रपोजल. उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन रखा सामने और कहा कि पैलेस्टीन का पार्टीशन करना ही पड़ेगा. अरब हायर कम्युनिटी ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया और ब्रिटेन ने बदले में अरब हायर कम्युनिटी को ही बैन कर दिया. इनके बीच में म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो चुका था और कॉन्फ्लिक्ट अब बढ़ते हुए नजर आ रही थी. 1937 में एक पील रिपोर्ट आई. 1936 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन लॉर्ड पील के अंडर बनाया था टू इन्वेस्टिगेट द अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट. इट वॉज अ ब्रिटिश ऑक्युपाइड रीजन, तो उनका ये मॉरल प्रेरोगेटिव था. 7 जुलाई 1937 को ये कमीशन ने साफ साफ कहा कि लीग ऑफ नेशंस का जो मैंडेट है डुअल स्टेट वो अनवर्केबल है और लीग ऑफ नेशंस किसी तरीके से सिर्फ पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता. और अरब ने फिर फाइनली इस पार्टीशन को भी प्रोटेस्ट किया. सिचुएशंस और ख़राब हो गई वर्ल्ड वॉर 2 में जब जूइश कम्युनिटी को होलोकॉस्ट झेलना पड़ा. नाजी जर्मनी ने मास एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया और इसी सिलसिले में 20th सेंचुरी में हमने देखा कि जूइश कम्युनिटी का अपना एक होमलैंड का डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था. अरब ने उस टाइम पे भी रेजिस्ट किया और कहा कि ज़मीन उनकी है. फाइनली यूनाइटेड नेशंस में इसराइल ने अपनी आज़ादी घोषित कर दी. इन 1948 इसराइल वेंट इनटू इंडिपेंडेंट. बट ये इतना ईजी तो होने वाला नहीं था.
1947 में जो यूनाइटेड नेशंस ने इस पर्टिकुलर एरिया को जो पार्टीशन करने का प्लान रखा था, उसमें पैलेस्टीन बनना था, इजराइल बनना था और जेरूसलम यूनाइटेड नेशंस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा गवर्न होगा। अरब ने ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर प्लान को रिजेक्ट किया और बदले में इजराइल ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। ऑब्वियसली अरब कंट्रीज शांत तो बैठने वाली नहीं थी, तो लेबनान, सीरिया, इराक और इजिप्ट ने इजराइल में अटैक किया। बदले में इजराइल जीता और उसने काफ़ी ज़्यादा टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली, लेकिन ये जीत पूरी नहीं थी। इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप पे कंट्रोल किया, जॉर्डन ने ईस्ट जेरूसलम पे, जो कि एक वेस्ट बैंक में छोटा सा हिस्सा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा पैलेस्टीनियंस जो थे वो अपना घर छोड़ के भाग गए और या तो वो रेफ्यूजी बन गए वेस्ट बैंक में, ईस्ट जेरूसलम में या गाजा स्ट्रिप में। इसको पैलेस्टीनियंस नकबा के नाम से कहते हैं इस एपिसोड को। नकबा मतलब कैटास्ट्रोफी। और ये जो पर्टिकुलर पूरा टेरिटोरियल क्लेम है ये 1967 तक ऐसा ही रहता है। पर 1967 में एक बहुत गंदा 6 दिन का लंबा वॉर छिड़ता है। इजराइल गाजा को ऑक्यूपाई कर लेता है, वेस्ट बैंक ऑक्यूपाई कर लेता है और ईस्ट जेरूसलम भी ऑक्यूपाई कर लेता है। साथ में इजिप्ट के पास जो सिनाई पेनिनसुला है, जहाँ पे सुएज कैनाल है, वो भी इजराइल टेक ओवर कर लेता है। सीरिया से गोलन हाइट्स ले लेता है और अल्टीमेटली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इंटरनेशनल क्राइसिस में बदल जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा कि पैलेस्टीनियंस का सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है, यानी उनके पास ये पावर है कि वो अपना कंट्री घोषित करवा सकते हैं। और इसी सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस ने 1974 में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक लेजिटिमेट बॉडी कहा, एक लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव कहा पैलेस्टीनियन पीपल्स के लिए, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिक्लेयर किया था। पैलेस्टीनियंस ने इस इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ जूइश पीपल जो चल रहा था उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। सबसे पहली बार 1987 में, जिसको फर्स्ट इंतिफादा द ग्रेट अपराइजिंग के नाम से जाना जाता है। और इस इंतिफादा को कम करने के लिए 6 साल तक पूरा जद्दोजहद चलता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डील ब्रोकर कराते हैं इजराइल और पीएलओ के बीच में। यासिर अराफत पीएलओ को रिप्रेजेंट करते हैं और पैलेस्टीनियंस पहली बार ऑस्लो अकॉर्ड्स के अंदर इजराइल का ऑक्यूपेशन रिकॉग्नाइज करते हैं। पर 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं होता है और इमिग्रेशन, मिलिटेंट ग्रुप्स का बढ़ना, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरीज ये बढ़ता रहता है। और 2000 से लेकर 2005 के बीच में इजराइल में सेकेंड इंतिफादा द सेकेंड अपराइजिंग होती है। इजराइल अभी भी वेस्ट बैंक में काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेशन अपना कंटिन्यू कर रहा है और इजराइल ने वेस्ट बैंक में एक वॉल ऑफ सेपरेशन बनाया जो कि वेस्ट बैंक की जो टेरिटोरियल बाउंड्री थी उसके काफ़ी अंदर गया, पैलेस्टीनियन की जगह छीन रहा था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस वॉल के कंस्ट्रक्शन को इलीगल कहा और कहा कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट बाय एनी गवर्नमेंट अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ कम्युनिटी इज़ नॉट जस्टिफाइड। 2005 में इजराइल ने इंतिफादा के बाद गाजा स्ट्रिप से अपना ऑक्यूपेशन छोड़ा और फिर मिलिटेंट ग्रुप ने, हमस ने टेक ओवर कर लिया। हमस इसको अपनी जीत मानता है, सेकेंड इंतिफादा को अपनी जीत मानता है और आज थर्ड इंतिफादा क्रिएट करने का कोशिश काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। अब अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने 57 कंट्रीज़ ने पीएलओ का साथ दिया। 2012 में यूनाइटेड नेशंस ने उसको नॉन मेंबर ऑब्जर्वेशन कंट्री के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। अब पूरे इशू को हम कॉम्प्रिहेंसिवली समझना है तो हमें 4 हेड्स के अंदर समझना होगा। पहली बात तो बॉर्डर्स। देयर इज़ नो क्लियर कंसेंसस इन हाउ टू ड्रॉ द बॉर्डर्स। बहुत लोग कहते हैं कि 1967 में जो इजराइल ने टेरिटरी एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई कर ली है वो सब वापस छोड़नी पड़ेगी। इजराइल ऑब्वियसली इस चीज़ से सहमत नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल है जेरूसलम का। जेरूसलम एक इंटरनेशनल रिलीजियस कैपिटल है, एक इंटरनेशनल रिलीजियस सिटी है जो यूएन गवर्न करता है और इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही इसको अपना एसेंट्रिक हिस्सा मानते हैं। उनके रिलीजन और कल्चर के लिए जेरूसलम ज़रूरी है। तो जेरूसलम का क्या फ्यूचर है ये भी डिसाइड करना आसान नहीं है। इजराइल ने जेरूसलम को अपना अनडिवाइडेड कैपिटल घोषित कर दिया है और उसके ईस्टर्न पार्ट को भी टेक ओवर कर लिया है। तीसरा बड़ा सवाल है रेफ्यूजीज़ का। 50 लाख पैलेस्टीनियंस 1948 से लेकर 1967 तक जो भी वहाँ से भागे हैं वो वापस आना चाहते हैं अपने इलाके में। इजराइल इस मूव के अगेंस्ट है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो पॉपुलेशन चेंजेस हो जाएंगे उस पर्टिकुलर रीजन में, जिनको डेमोग्राफिक चेंजेस कहते हैं। और लास्ट में मेन सबसे बड़ा सवाल है सिक्योरिटी का। हमस और बाकी इस्लामिक ग्रुप्स कंटिन्यूसली इजराइल में रॉकेट अटैक्स करते रहते हैं। इसकी वजह से इजरायली काफ़ी ज़्यादा जान मान का खतरा उनको रहता है और नुकसान भी होता है। एंड पैलेस्टीनियंस जो हैं वो भी आजकल इजराइल पॉपुलेशन के ऊपर, इजराइल सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि एक सिविलियन ने चाकू से कई सारे इजरायलीज़ को मार दिया।
और इसी सिलसिले में पैलेस्टीनियंस मारे जाते हैं और इजरायली भी मारे जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया, इन बड़े बड़े देशों ने, सभी ने टू स्टेट सोल्यूशन को सामने रखा है और दोनों कंट्रीज़ को कहा है कि आपस में टू स्टेट सोल्यूशन वर्कआउट कर लें। लेकिन हमस एक नया चैलेंज क्रिएट कर रहा है और कह रहा है कि अब 3 स्टेट्स प्रपोजल रिक्वायर्ड है, बिकॉज गाज़ा स्ट्रिप पैलेस्टीन का हिस्सा कैसे हो सकता है। इफ़ यू लुक इन टू द पर्टिकुलर सिचुएशन, हमें पाकिस्तान, इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जैसा ही कुछ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। एंड ऑल इज़ अ कुकअप, और you can say conflict created because of false British promises. So this was Harshvardhan Tripathi in an interesting insight into Israel-Palestine conflict. I hope you liked it. I'll see you guys in the next.